कहाँ है? कहाँ खुल गई? जल्दी करो, जल्दी यूट्यूब पे जाओ। खूब आया हो ज़्यादा जी। बात से पहले बस सभी बच्चे लिंक से जुड़ जाए। शेयर करो। और पर लिंक दो ग्रुप में शेयर कर दो एक बार, जब भी चालू करूँगा मैं जब भी चालू करूँगा। चलो भाई सब लोग जुड़ जाओ और मैसेज करो। वर्षा कुमारी, हाँ चलो। और कोई कौन कौन है अपनी अपनी उपस्थिति बताओ। हाँ भाई, और कौन कौन जुड़े हुए हैं मैसेज करके बताओ। अंकुश चंडोला, राम राम। और कोई? और भी जुड़ो भाई, और जोड़ो, जो भी आपके साथ के लोग हैं उन्हें जोड़ो। लिंक को शेयर करो। अभी थोड़ी देर में क्लास स्टार्ट करेंगे अपन। क्लास बहुत लंबी रहेगी, आप लिंक को शेयर करें और जो भी आपके साथी लोग हैं उनको जोड़ें। विजय बघेल, जीतू राजपूत, हाँ। और कोई? आओ सब लोग। और भी जो भी तुम्हारे साथ के विद्यार्थी हों, आपका कोई ग्रुप हो तो लिंक को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ें। ये जो अपनी क्लास है वो एग्रीकल्चर की रिवीजन क्लास होगी और इस क्लास में लगभग हम 1 से 1.5 घंटे तक पढ़ेंगे, यानी किसी भी एक टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे इस क्लास में अपन एग्रीकल्चर की। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। विजय बघेल, और कोई जोड़ो। सचिन बघेल, नमस्कार। राम राम भैया। आगे और भी साथियों को जोड़े। अभी सब लोग नहीं जुड़े। गब्बर सिंह, ये कौन है? सृष्टि, हेलो। और कोई? और भी अभी बहुत सारे लोग जुड़ना बाकी हैं, सभी को जोड़े एक से। सब लोग जुड़ जाओ एक बार। अभी थोड़ी देर में क्लास चालू करेंगे। अजय सिंह चौहान, हेलो। हेलो भैया। कीर्ति रावत, गुड इवनिंग। गब्बर सिंह, हाँ। और कोई? सारे लोग जुड़ जाओ एक बार। और देखो डिस्कशन में जो अपना हिमायर ऐप है उस ऐप की लिंक दे रखी है, वहाँ से ऐप अपना डाउनलोड करना और हमारा जो चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वहाँ से लिंक दे रखी है इसके डिस्क्रिप्शन में। हाँ जोड़ो और लोगों को जोड़ो। अभी तो बहुत लोग बाकी हैं, जब भी चालू करेंगे अपन क्लास सारे लोगों को जुड़ जाने दो। अभी बहुत लंबी क्लास रहने वाली है। एग्रीकल्चर के किसी भी एक टॉपिक का अपन रिवीजन कर लेंगे, कोई सा भी एक टॉपिक लेके। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है ठीक है। लोकेंद्र कुशवाहा, हिंदी ऑनलाइन क्लासेस,
हाँ हिंदी कौन है? सुमन मीना, गुड इवनिंग, नमस्ते। धीरज तोमर, हाँ भाई। और भी जो भी सारे आपके साथी हैं सभी लोगों को जोड़ें एक बार। हाँ हाँ, जयराम जी की भैया, धीरज तोमर। चलो स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास। ये बताओ एक बार, आवाज कैसी आ रही है? आवाज के बारे में बताओ, आवाज कैसी आ रही है? गुड इवनिंग रफीक खान भैया। लोकेंद्र कुशवाहा, सही है। चलो अब देखो अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है ठीक है, चलो देखो आज की जो हम क्लास लेके आए ये आज ही नहीं, आज की तरह पर डे शाम को 8 बजे से 10 बजे तक चला करेगी। और इस क्लास में अपन एग्रीकल्चर के जो भी अपने टॉपिक हैं सुपरवाइजर और जेड के लिए उन टॉपिकों का रिवीजन करेंगे इस क्लास में। और रिवीजन इस दृष्टिकोण से करेंगे कि जो भी अपना एक भी क्वेश्चन है एग्रीकल्चर से वो क्वेश्चन बाहर ना जाए। हाँ, यानी इस नज़रिए से अपन रिवीजन करेंगे कि एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। और रिवीजन में हम बिल्कुल सरलता लाएंगे, यानी जो भी टॉपिक होगा वो बिल्कुल सरलता पूर्वक होगा और उसमें कोई भी कठिन बात या कठिन तरीका अपन नहीं अपनाएंगे। बिल्कुल सिंपल वे से अपन रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हम एग्रीकल्चर के रिवीजन की बात कर रहे हैं और एग्रीकल्चर के अगर हम सामान्य परिचय को पढ़ते हैं तो वहाँ पर करंट आते हैं थोड़े से। दीपक कुमार, नमस्ते गुरुजी, नमस्ते भैया। अब देखो अगर हम बेस से चालू करें रिवीजन तो वहाँ पर थोड़े करंट के आंकड़े आएंगे और करंट के आंकड़े आपको रटने पड़ते हैं। वो कोई टीचर आपको रटा नहीं सकता, आपको रटने पड़ेंगे। वो क्लास हम करंट की अलग से ले लेंगे, यानी करंट की जो भी क्लास होगी वो क्लास अपन अलग से लेंगे। और आज इस टॉपिक में या इस क्लास में अपन जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे मौसम और जलवायु से। यानी जो भी मौसम और जलवायु का जितना भी एरिया है, जहाँ तक से मौसम और जलवायु से प्रश्न आते हैं उस पूरे प्रश्नों को हम इस वीडियो में या इस क्लास में कवर कर लेंगे। यानी एक भी क्वेश्चन शायद ऐसा ना रहेगा जो इस वीडियो से या इस क्लास से बाहर चला जाए। तो अपन बात करते हैं मौसम और जलवायु की। अलग से कब लेंगे सर? अलग से अभी कल या परसों में किसी एक को ये क्लास बनाएंगे अपन करंट की, जिसमें एग्रीकल्चर के सारे आंकड़े देंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं मौसम और जलवायु से। देखिए वीडियो में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मैं आपकी कमेंट का जवाब ना दे पाऊँ तो बुरा मत मानना, क्योंकि सारी कमेंट्स का मैं यहाँ जवाब नहीं दे सकता। अगर मैं जवाब ही देने में लग गया तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा पाऊँगा। बोर्ड आपको जैसा दिख रहा है वैसा ही दिखता रहेगा, ठीक है? अच्छा, आवाज़ अच्छी है, चलो बहुत अच्छी आवाज़ अच्छी है। अब अपन बात करते हैं मौसम और जलवायु से। तो सबसे पहला अपन बात करें मौसम विज्ञान या मीट्रोलॉजी। यानी सबसे पहले हम इस टॉपिक में अगर बात करते हैं तो टॉपिक की शुरुआत होती है मौसम विज्ञान से। किससे शुरुआत होती है? मौसम विज्ञान से। ऊपर कैसा दिख रहा है ये बता दो एक बार। दिख तो अच्छा रहना। नमस्ते भैया, नमस्ते। हाँ, अब देखो मौसम विज्ञान और मौसम विज्ञान की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में इसको कह देते हैं मीट्रोलॉजी। मीट्रोलॉजी। मौसम विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मीट्रोलॉजी कहा जाता है। तो देखिए अपन बात कर रहे हैं मौसम विज्ञान। सर क्लियर नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा, धुंधलापन आ रहा है। 1 मिनट रुको, मैं 1 मिनट में अभी लाइट को बंद कर देता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ। चलो अब तो अच्छा दिख रहा होगा ना? हाँ, अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैंने जो पीछे की लाइट थी वो बंद कर दिया बिल्कुल। अब देखो अपन बात कर रहे थे मौसम विज्ञान, और मौसम विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीटरोलॉजी। मौसम विज्ञान या मीटरोलॉजी। तो जब भी हम साइंस में कोई सा भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उस टॉपिक की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है नामकरण से। और नामकरण में
आपसे जो पूछेगा वो पूछेगा भाषा। क्या पूछेगा? भाषा। कि जो मीटरोलॉजी शब्द है उस मीटरोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मीटरोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अभी भी नहीं दिख रहा? अभी भी देखने में कोई परेशानी है क्या? अब तो सही है बिल्कुल। हाँ, मौसम विज्ञान देखो, मीटरोलॉजी तो मैं एक ही बात बता देता हूं कि जिन वर्णों के पीछे लोजी लगा हुआ होता है, यानी जो भी वर्ण हो और उन वर्णों के पीछे अगर लोजी लगा हुआ है तो लोजी वाले शब्द किस भाषा के होते हैं? ग्रीक भाषा के होते हैं। जिन शब्दों के पीछे लोजी लगा हुआ होता है वो सभी शब्द ग्रीक भाषा के होते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम मीटरोलॉजी की बात करें तो इसके पीछे क्या लगा है? लोजी लगा है। तो ये किस भाषा का शब्द है? ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। मीटरो से हुआ है, हाँ सही है, ग्रीक भाषा का शब्द है। अब देखो हमने बात कर ली कि शब्द की, तो कौन सी भाषा का शब्द है ये? ग्रीक भाषा का शब्द है। यानी अगर हम मीटरोलॉजी शब्द की बात करें तो जो मीटरोलॉजी शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। अब हम बात करें कि ग्रीक भाषा के किस शब्द से मीटरोलॉजी शब्द बना है, तो बताओ किस भाषा किस शब्द से बना है? अगर हम मीटरोलॉजी शब्द की बात करें तो ग्रीक भाषा का ऐसा कौन सा शब्द है जिस शब्द से मीटरोलॉजी शब्द बना है? तो हम बात करें मीटरोलॉजी शब्द तो ये ग्रीक भाषा के मेट्रोस शब्द से बना है। किस शब्द से? ग्रीक भाषा का एक शब्द है मेट्रोस, उस मेट्रोस शब्द से मिलकर के बना है मीटरोलॉजी। क्या बना है? मीटरोलॉजी। या हम मेट्रो शब्द की बात करें तो मेट्रो शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है भौतिक वस्तुएं। क्या होता है? भौतिक वस्तुएं। मेट्रो शब्द का अर्थ क्या है? भौतिक वस्तुएं। तो सबसे पहले हम बात करें मीटरोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ग्रीक भाषा से हुई है। आगे हम बात करें मीटरोलॉजी किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है। मीटरोलॉजी ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से बना है? मीट्रो शब्द से बना है। मीट्रो शब्द का अर्थ क्या होता है? मीट्रो शब्द का अर्थ होता है भौतिक वस्तुएं। क्या होता है? भौतिक वस्तुएं। क्या हो गया? सही से दिख नहीं रहा है। अब तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो तो सही आ रही है। अब क्या दिक्कत है? चलो एक बार और देख लेते हैं अपन। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुक जाओ। चलो अब अच्छा दिख रहा है ना? अब तो सही दिख रहा होगा। हाँ अब बताओ अब कैसा दिख रहा है? बताओ बताओ। हाँ फिर भी नहीं दिख रहा, ये तो कल वाली प्रॉब्लम हो गई मलू। चलो दिख नहीं रहा। हाँ अब तो अच्छा होगा शायद। ये क्या है? ये भाई अपनी मोबाइल को HD में, हाँ ऐसा करो अपने जो आपके जो मोबाइल की क्वालिटी है उस मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा दो, सही दिखेगा बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। अब देखो हमने मौसम विज्ञान शब्द की बात की थी। मौसम विज्ञान जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। अगर हम बात करें भाषा की तो ग्रीक भाषा से। अगर हम बात करें कौन से शब्द से, तो मेट्रो शब्द से लिया गया है। और मेट्रो शब्द का अर्थ क्या होता है? मेट्रो शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है भौतिक वस्तुएं। क्या होता है? भौतिक वस्तुएं। और भौतिक वस्तुओं को हम क्या कह देते हैं आज के टाइम में? भौतिक वातावरण। आज के टाइम में हम इसको क्या कहते हैं? भौतिक वातावरण। अब देखो ये तो बात हो गई मौसम विज्ञान की। अब मौसम विज्ञान में आता है आगे मौसम और जलवायु। हम विस्तार से चर्चा करेंगे मौसम और जलवायु की। अगर हम मीटरोलॉजी की बात करें तो मीटरोलॉजी में अध्ययन किया जाता है मौसम का। मीटरोलॉजी कृषि विज्ञान की वह शाखा है
जिसके अंतर्गत मौसम का अध्ययन किया जाता है। क्या करते हैं? मौसम का अध्ययन करते हैं। तो अपन बात करते हैं सीधी मौसम की और मीटरोलॉजी में अपन आगे चलते हैं। तो देखिए अपन सीधी बात करेंगे यहाँ से मौसम की, और ज़्यादातर जो प्रश्न आते हैं वो मौसम से ही पूछे जाएंगे। चलो आगे अपन बात करें मौसम। अब देखो मौसम की बात करें, मौसम क्या है? सबसे पहले मौसम क्या है? तो मौसम की अगर हम बात कर रहे हैं तो मौसम वायुमंडलीय दशाओं में होने वाला अल्पकालीन परिवर्तन है। क्या है? अल्पकालीन परिवर्तन, यानी मौसम वायुमंडल में होने वाला ऐसा परिवर्तन है जो अल्पकाल या थोड़े समय के लिए होता है। क्या होता है? अल्पकाल या थोड़े समय के लिए होता है। अब यहाँ हमने शब्द किया अल्पकालीन, तो वो एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न उठाएगा कि अल्पकाल में कितना समय है, यानी कितने अल्पकाल के लिए होता है। तो अगर हम समय की बात करें तो जो मौसमी परिवर्तन है वो 1 घंटे के लिए हो सकते हैं, 1 दिन के लिए हो सकते हैं, 1 सप्ताह के लिए हो सकते हैं और 1 माह के लिए भी हो सकते हैं। यानी मौसमी जो परिवर्तन होते हैं वो 1 घंटे के लिए भी हो सकते हैं, 1 दिन के लिए भी हो सकते हैं, 1 सप्ताह के लिए भी हो सकते हैं और 1 माह के लिए भी हो सकते हैं। पी के मिलियन हेलो, हाँ हेलो भैया। अब देखो 1 घंटे के लिए भी हो सकते हैं, 1 दिन के लिए भी हो सकते हैं, 1 सप्ताह के लिए भी हो सकते हैं और 1 माह के लिए भी हो सकते हैं। तो यहाँ से आपको प्रश्न उठाएगा, वो प्रश्न पुट अप होगा कि मौसमी परिवर्तनों की अवधि कितनी होती है। तो मौसमी परिवर्तनों की जो अवधि या समय है वो 1 घंटे भी हो सकती है, 1 दिन भी हो सकती है, 1 सप्ताह भी हो सकती है और 1 माह भी हो सकती है। जो मौसमी परिवर्तन है वो 1 घंटे, 1 दिन, 1 सप्ताह या 1 माह के लिए हो सकते हैं। कौन से परिवर्तन? मौसमी परिवर्तन। आगे अपन एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो मौसमी परिवर्तनों की, तो जैसे हम बात करते हैं वर्षा, वर्षा का होना क्या है? मौसमी परिवर्तन है। जैसे हम बात करें ओलावृष्टि, ओलावृष्टि क्या है? मौसमी परिवर्तन है। जैसे हम बात करें आंधी और तूफान, आंधी और तूफान, आंधी और तूफान क्या है? मौसमी परिवर्तन है। आगे अपन बात करें, ये कौन पूछ रहा है? मौसम विज्ञान का जनक, मौसम ल्यूक हावर्ड है मौसम विज्ञान का जनक। चलो आगे हम बात करें आंधी और तूफान। आंधी और तूफान के बाद आता है यहाँ पर ऋतुओं का बनना, ऋतुओं का बनना। अब देखो सबसे मोस्ट जो एग्जाम्पल आता है मौसमी परिवर्तनों का, वो सबसे मोस्ट एग्जाम्पल है ऋतुओं का बनना। आपसे प्रश्न देगा ऋतुओं का बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? ऑप्शन में आएगा जलवायुवीय परिवर्तन, मौसमी परिवर्तन। तो कौन सा परिवर्तन है? मौसमी परिवर्तन है। जैसे हम ऋतु की बात करें, ग्रीष्म ऋतु है, शीत ऋतु है, वर्षा ऋतु है, वसंत ऋतु है, तो ये सभी क्या आते हैं? ऋतुओं के बनने का कारण क्या है? ये आती है तुम्हारे मौसम में, और इसको हम क्या कहते हैं? मौसमी परिवर्तन कहते हैं। साइंस स्टडी करते हो आप, साइंस स्टडी कराते हैं? हाँ बिल्कुल कराते हैं। अब देखो क्या है ये? ऋतुओं का बनना मौसमी परिवर्तन है। तो ये तो हमने बात की मौसम की। आगे हम बात करें तो अगर मौसम के बारे में बात कर रहे हैं तो मौसम जलवायु की इकाई है। मौसम क्या है? जलवायु की इकाई है। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि जलवायु की इकाई क्या होती है, तो जलवायु की इकाई क्या है? जलवायु की इकाई है मौसम। मौसम को क्या कहते हैं? जलवायु की इकाई कहते हैं, क्योंकि जो जलवायु है वो विभिन्न प्रकार के मौसमों का संगठित रूप है। क्या है? विभिन्न प्रकार के जो मौसम है उनका संगठित रूप है। इसलिए मौसम को क्या कहा जाता है? जलवायु की इकाई कहा जाता है। क्या कहते हैं मौसम को? जलवायु की इकाई कहते हैं। आगे अपन बात करें, आगे आपसे पूछा जाएगा मौसम पूर्वानुमान। क्या पूछा जाता है? मौसम पूर्वानुमान। अब देखो हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान क्या है? मौसम पूर्वानुमान, मौसम पूर्वानुमान।
अब मौसम पूर्वानुमान क्या है विजय बघेल? जलवायु की आपकी ये आपने क्या लिखा है, जलवायु की इकाई। हाँ, जलवायु की इकाई मौसम है, मौसम को जलवायु की इकाई कहा जाता है। हाँ, अब देखो आगे बात करें मौसम पूर्वानुमान क्या है। तो जैसे हमने अभी 2 कांड पढ़े थे, यस तूफान और ताउते तूफान, तो उनकी पहले ही घोषणा हो गई थी लगभग 25-30 दिन पहले कि अभी अभी कुछ चक्रवात आने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करें कि बारिश आती है तो उसके कुछ दिन पहले ही अनुमान लग जाता है कि इतने दिन में यहाँ बारिश होने वाली है और इन क्षेत्रों में बारिश होगी। तो किसी भी मौसमी परिवर्तन का अवधि से पूर्व अनुमान लगाना क्या कहलाता है? मौसम पूर्वानुमान कहलाता है। ध्यान रखना, किसी भी मौसमी घटना का अवधि से पहले अनुमान लगाना क्या कहलाता है? मौसम पूर्वानुमान कहलाता है। और आजकल जो मौसम पूर्वानुमान लगाए जाते हैं वो प्रत्येक जिले में केवी के स्थित है, कृषि विज्ञान केंद्र। तो मौसम जो पूर्वानुमान है वो कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा लगाए जाते हैं। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो मौसम पूर्वानुमान है वो कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा लगाए जाते हैं। सुमन मीना, केवी के सही है, बिल्कुल केवी के द्वारा लगाए जाते हैं। अब अपन आगे बात करें जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो प्रश्न पूछे जाते हैं मौसम पूर्वानुमान के प्रकार से, कि मौसम पूर्वानुमान कितने प्रकार का होता है। तो अगर हम मौसम पूर्वानुमान के प्रकार की बात करें तो मौसम पूर्वानुमान कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। क्या होता है? 3 नहीं सुमन मीना, 3 नहीं 4 प्रकार का। ये क्या है? हमारा भी नेम ले लो। हाँ, पीके मिलियन जी, तुम्हारा नाम नहीं बताया मुझे, तुम्हारा चैनल पीके मिलियन के नाम से है, बिल्कुल ले लिया। हाँ, पुराने स्टूडेंट हैं, हाँ बिल्कुल हैं, आप पुराने जानते हैं हम आपको, लेकिन नाम भूल गए। प्रशांत, हाँ प्रशांत, बिल्कुल प्रशांत नाम है आपका। अब देखो मौसम पूर्वानुमान की अगर अपन बात करें तो मौसम पूर्वानुमान 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। और यहाँ से इनके प्रकारों में से ही आपको प्रश्न पूछे जाते हैं विजय बघेल। 4 प्रकार का, सही है, 4 प्रकार का। मानवेंद्र भंडारी 4, बिल्कुल 4 प्रकार का होता है। अब देखो फर्स्ट प्रकार की बात करें तो जो पहला प्रकार आता है वो आता है 0 अवधि मौसम पूर्वानुमान। क्या होता है? 0 अवधि मौसम पूर्वानुमान। अगर हम दूसरे पूर्वानुमान की बात करें तो ये होता है लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान। कौन सा? लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान। अगर हम तीसरी बात करें तो तीसरा आता है मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान, मध्यम अवधि। आगे अपन बात करें चौथे, तो चौथा जो पूर्वानुमान आता है वो आता है अपना दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान। कौन सा? दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान। अब देखो मौसम पूर्वानुमान 4 प्रकार के हो गए। कौन कौन से? 0 अवधि मौसम पूर्वानुमान, लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान, मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान और दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान। अब एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा? वो एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछता है कि 0 अवधि मौसम पूर्वानुमान कितने समय के लिए लगाया जाता है। 0 अवधि मौसम पूर्वानुमान कितने समय के लिए लगाया जाता है? तो हम बात कर रहे हैं 0 अवधि मौसम पूर्वानुमान की। तो 0 अवधि मौसम जो पूर्वानुमान है वो तत्काल के लिए लगाया जाता है, यानी जो तत्काल समय के लिए मौसम पूर्वानुमान निकाला जाता है वो क्या होता है? 0 अवधि मौसम पूर्वानुमान होता है। जैसे हम बात करें तत्काल समय कि अभी अभी बारिश हो रही है और बारिश होने के बीच में अभी अलर्ट आ गया कि किसी स्थान पर ओलावृष्टि होने वाली है या किसी स्थान पर अत्यधिक वर्षा होने वाली है, तो तुरंत में जो पूर्वानुमान निकाला जाता है, यानी अति शीघ्र तुरंत में जो भी पूर्वानुमान निकलते हैं उन पूर्वानुमानों को हम क्या कहते हैं? 0 अवधि मौसम पूर्वानुमान। तत्काल समय के लिए जो भी पूर्वानुमान निकलते हैं उनको 0 अवधि मौसम पूर्वानुमान कहा जाता है। आगे हम बात करें मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान, लघु अवधि। तो लघु अवधि मौसम जो पूर्वानुमान है वो 1 से 3 दिन के लिए लगाए जाते हैं। कितने दिन के लिए? 1 से 3 दिन के लिए। हाँ, कौन है? कमला सिस्टर मौसम विज्ञान। हाँ, मौसम विज्ञान ही चल रही है, बिल्कुल मौसम विज्ञान है। सुपरवाइजर के लिए, हाँ सुपरवाइजर के लिए है, सुपरवाइजर और जेट आईसा जो भी एग्रीकल्चर के एग्जाम है उन सभी के लिए ये अपनी क्लास जो है। चलो अब आगे बात करते हैं। देखो मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान। अब मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो इसकी जो अवधि होती है वो 3 से लेके 10 दिन के मध्य होती है। कितनी होती है? 3 से लेके 10 दिन के मध्य होती है। आज तक एग्जामों में जो ज्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं, हाँ सृष्टि 1 से 3 नहीं, हाँ 3 से 10 सही है। जो मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान है वो 3 से 10 सही है। अब देखो आज तक जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं ज्यादातर मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान ही पूछा जाता है।
नहीं, आज तक का अगर कोई भी एग्जाम पूछा गया हो और आप देखना कि ये वाले प्रश्न आए हों तो ज़्यादातर मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान ही पूछा जाता है। और प्रश्न इस प्रकार से पूछता है कि मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान का समय कितना है, या मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान कितने समय के लिए लगाया जाता है। तो हम मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो ये 3 से 10 दिन के लिए लगाया जाता है। कितने दिन के लिए? 3 से 10 दिन के लिए। शाबाश, 3 से 10। हाँ, आगे हम बात करें दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान। तो जो दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान है वो 10 दिन से अधिक समय के लिए लगाया जाता है। कितने समय के लिए? 10 दिन से अधिक समय के लिए लगाया जाता है। कौन सा पूर्वानुमान? दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान। दीर्घ का अर्थ होता है लंबी अवधि, यानी जो दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान है वो 10 दिन से अधिक समय के लिए लगाया जाता है। जैसे हमने शुरुआत में बात की थी यस और ताउते तूफान की, तो वो जो अनुमान लगाए गए थे वो कौन से अनुमान थे? दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान थी। तो ये हो गए अपने मौसम पूर्वानुमान। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। जीरो अवधि तत्काल समय के लिए, लघु अवधि 1 से 3 दिन के लिए, मध्यम अवधि 3 से 10 दिन के लिए और दीर्घ अवधि 10 दिन से अधिक समय के लिए। ये कौन है? शिशुबार, राजू, सौरभ, सिसोदिया, क्या हाल है? अरे यहाँ आपको आपस में हाल नहीं पूछने, यहाँ क्लास लेनी है, क्लास पढ़ो आप यहाँ पे। अब देखो अपन आगे बात करें, ये तो हमने मौसम से संबंधित जो शॉर्ट जानकारी थी वो पढ़ ली, यहाँ पर मौसम पूर्वानुमान की बात कर ली। अब अपन आगे बात करें मौसम से संबंधित कुछ डिपार्टमेंट और कुछ मुद्दे होते हैं वो पूछे जाते हैं। जैसे अपन बात करें यहाँ सबसे पहले IMD, सबसे पहले आपको पूछा जाता है IMD। क्या पूछा जाता है? IMD। तो वो प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि IMD का पूरा नाम क्या है? IMD का पूरा नाम क्या है? तो देखो हम IMD की बात कर रहे हैं, तो IMD का जो पूरा नाम होता है वो पूरा नाम है इंडियन मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट। इंडियन मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट। IMD का पूरा नाम क्या है? इंडियन मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट। अब देखो हिंदी में इसको क्या कहते हैं? मैं लेट हूँ, समझ नहीं आ रहा, कौन है? कमला शरण। हाँ, थोड़े से लेट हो लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब देखो IMD इंडियन मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट, हिंदी में इसको कह देते हैं अपन भारतीय मौसम विभाग। क्या कहते हैं? भारतीय मौसम विभाग। IMD का पूरा नाम पूछे तो इंडियन मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट, अगर हिंदी में भारतीय मौसम विभाग। अब आगे प्रश्न पूछता है कि भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब की गई? भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब की गई? भारतीय मौसम विभाग, विजय बघेल, सही है, भारतीय मौसम विभाग। हाँ, अब आगे प्रश्न पूछेगा भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब की गई? तो अपन स्थापना के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसकी स्थापना की गई थी सन 1875 ईस्वी में। कब की गई थी? सन 1875 ईस्वी में। 1932 गलत है, 1932 अभी आगे आएगा। 1875 में की गई थी। कब की गई थी? 1875। विजय बघेल 1875 सही है। अब देखो स्थापना कब की गई थी? 1875 में। चलो एक क्वेश्चन आप सब लोग बताना। आगे जो प्रश्न पूछेगा वो आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कहाँ की गई? भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कहाँ की गई? तो चलो आप लोग बताओ, भारतीय मौसम विभाग था, उस भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कहाँ की गई? बताओ सब लोग बताओ, भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कहाँ पर की गई? ये बताना है आपको। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कहाँ की गई? पुणे नहीं है भैया, शिषपाल राजपूत पुणे नहीं है इसमें। हाँ, और कोई? भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कहाँ की गई? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र गलत है, गोपाल दत्त पुणे नहीं है भैया। हाँ, महाराष्ट्र गलत है, पुणे गलत है। चलो मैं बता रहा हूँ, अगर हम बात करें भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कहाँ पर की गई, तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी शिमला में। कहाँ की गई थी? शिमला में। यानी शुरुआती अवस्था में जब इसकी स्थापना की गई थी भारतीय मौसम विभाग की, तो भारतीय मौसम विभाग की स्थापना की गई थी शिमला में। अगर हम इसके कार्यालय की बात करें कि इसका कार्यालय कहाँ स्थित है, कार्यालय, तो वो कार्यालय है पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में। बाद में इसका जो कार्यालय ट्रांसफर हुआ था वो कहाँ हुआ था? पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। पहले जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी शिमला में, बाद में शिमला से इसका कार्यालय कहाँ ट्रांसफर हो गया? पुणे महाराष्ट्र में ट्रांसफर हो गया।
शिशुपाल राजपूत साफ नहीं दिख रहा है। देखो साफ दिख रहा है, आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लो थोड़ी सी, बिल्कुल साफ दिख रहा है। पुणे में नहीं की गई थी, पुणे महाराष्ट्र में इसका क्या है, मुख्यालय स्थित है। क्या है, पुणे महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो सन 1875 में शिमला में की गई। कहाँ की गई, सन 1875 में शिमला में की गई। अब अपन आगे बात करते हैं, ये तो IMD कंप्लीट हो गए यहाँ पर। अब एक आता है IAMD। IAMD दिखाई दे रहा है क्या, IAMD, हाँ IAMD। आगे क्या आता है, IAMD। अब देखो हमने पढ़ा IMD का पूरा नाम क्या था, इंडियन मीट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। अब यहाँ क्या लग गया बीच में, ए, क्या लगा है, ए, तो इसका अर्थ हुआ इंडियन एग्रीकल्चर मीटेरोलॉजी डिपार्टमेंट। क्या हुआ, इंडियन एग्रीकल्चर मीटेरोलॉजी डिपार्टमेंट। हम हिंदी में कहें तो भारतीय कृषि मौसम विभाग, भारतीय कृषि मौसम विभाग। IAMD का पूरा नाम क्या है, भारतीय कृषि मौसम विभाग, और IMD का पूरा नाम क्या था, भारतीय मौसम विभाग। अब अपन बात करें भारतीय कृषि मौसम विभाग या IAMD की स्थापना किस वर्ष की गई। भारतीय कृषि मौसम विभाग या IAMD की स्थापना किस वर्ष की गई, तो बताओ किस वर्ष की गई IAMD की स्थापना। IAMD की स्थापना 1875 में नहीं भैया, 1875 में इसकी स्थापना की गई थी IAMD की। हाँ सुमन मीना 1932, हाँ 1932 सही है। देखो अगर अपन बात करें हैं IAMD की स्थापना की, शिशुपाल राजपूत 1932 सही है भैया। अब देखो IAMD की स्थापना कब की गई थी, इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1932 ईस्वी में की गई। कहाँ की गई, 1932 ईस्वी में। अब देखो कहाँ की गई, तो वो कहाँ की अगर हम बात करें तो कार्यालय आता है इसका, इसकी स्थापना की गई थी नई दिल्ली में। कहाँ की गई, नई दिल्ली में। कहाँ, नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई। सृष्टि 1932 सही है, हाँ 1932 वालों का सही है। यानी भारतीय कृषि मौसम विभाग और भारतीय कृषि मौसम विभाग की स्थापना 1932 ईस्वी में और नई दिल्ली में की गई। धौलपुर से हूँ सर मैं, शिशुपाल राजू, हाँ भैया धौलपुर से हूँ, बिल्कुल स्वागत है। न्यू दिल्ली, हाँ कार्यालय इसका कहाँ है, न्यू दिल्ली में स्थित है। अब देखोगे एक प्रश्न बनाएगा वो आपसे एग्जाम की दृष्टि, किसी बुक में नहीं मिलेगा प्रश्न आपको। अब वो प्रश्न किस प्रकार से बनाएगा, सुमन मीना न्यू दिल्ली, हाँ न्यू दिल्ली सही है। वो प्रश्न बनाएगा कि भारतीय कृषि मौसम विभाग का कार्य क्या है। आप प्रश्न बनाना, आंसर देना, मैं ऑप्शन बताऊंगा। प्रश्न है भारतीय कृषि मौसम विभाग का कार्य क्या है। ऑप्शन ए IMD के कार्यों पर नियंत्रण रखना, ऑप्शन बी मौसम पूर्वानुमान लगाना, ऑप्शन सी कृषि की जलवायु और मौसम का अध्ययन करना, ऑप्शन डी विपरीत जलवायु और मौसम का पता लगाना। 4 ऑप्शन हो गए आपके पास। क्वेश्चन सुन लो एक बार और। क्वेश्चन था अपना IAMD का कार्य होता है, IAMD का कार्य होता है। ऑप्शन ए सुन लो, ऑप्शन ए है IMD के कार्यों पर नियंत्रण रखना, ऑप्शन बी है मौसम पूर्वानुमान लगाना, ऑप्शन सी है कृषि के लिए जलवायु और मौसम का अध्ययन करना, ऑप्शन डी है विपरीत मौसम और जलवायु का पता लगाना। बताओ कार्य क्या है इसका, IAMD का ऑप्शन बी आ रहा है सभी का। चलो देखो इसका कार्य ऑप्शन बी नहीं है, इसका कार्य है ऑप्शन सी। सुमन मीना ऑप्शन सी, हाँ ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो IAMD है ये कृषि से संबंधित है और इसका जो कार्य होता है, इसका कार्य है कृषि से संबंधित मौसम और जलवायु का पता लगाना। यानी कृषि से संबंधित जो भी मौसम है और जलवायु है उसके ऊपर कार्य कौन करता है, IAMD कार्य करता है। सुपरवाइजर और जेट में अगर थ्योरी से प्रश्न बना दिया तो इसी प्रकार का प्रश्न बनाएगा। प्रश्न बहुत सिंपल होगा, आप पर आएगा वो, लेकिन आप ऑप्शन से थोड़ा सा घूम जाओगे। अब देखो IAMD हो गया। आगे अपन बात करें, एक मोस्ट चीज पूछी जाती है वो होता है WMO। क्या पूछा जाता है, WMO। अब हम WMO की बात कर रहे हैं। WMO क्या है, WMO। अब देखो WMO की बात करें तो WMO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड मीट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मीट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम हिंदी में कहें तो विश्व मौसम संगठन। हिंदी में क्या होता है इसका पूरा नाम, विश्व मौसम संगठन। यहाँ लिख देता हूँ नीचे में, विश्व मौसम
संगठन। WMO का पूरा नाम क्या है? विश्व मौसम संगठन या वर्ल्ड मीटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मीटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा मनोज कुमार, हाँ भैया मनोज कुमार। चलो आगे अपन बात करें स्विट्जरलैंड, हाँ धीरज कुमार, चलो अपन स्विट्जरलैंड की भी बात करेंगे आगे। अब देखो आगे आता है इसका मुख्यालय। WMO का पूरा नाम पूछे तो विश्व मौसम संगठन या वर्ल्ड मीटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। अब अपन मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय ज्यादातर पूछा जाता है, यानी प्रश्न आते हैं वो इसके मुख्यालय से आते हैं, और मुख्यालय अभी तक सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। यहाँ से अगर हम मौसम से बात करें तो सबसे ज्यादा बार जो प्रश्न पूछा गया है वो यही प्रश्न है, और यहाँ डायरेक्ट पूछता है कि विश्व मौसम संगठन या WMO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो WMO का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है स्विट्जरलैंड में। कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है WMO का मुख्यालय। WMO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WMO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। सुमन मीना जिनेवा, हाँ सही है, जिनेवा भी सही है, क्योंकि जिनेवा एक प्रॉपर स्थान है। अगर प्रॉपर स्थान की बात करें तो वो है जिनेवा, और आगे हम देश की बात करें तो वो है स्विट्जरलैंड। यानी WMO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ये सारी बातें होती हैं मौसम से संबंधित, और मौसम से संबंधित ये सारे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। यहाँ हम एक और प्रश्न की बात करें तो एक प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान में मौसम का पूर्वानुमान कहाँ से लगाया जाता है। राजस्थान में मौसम पूर्वानुमान की मुख्य शाखा कौन सी है ये बताओ। राजस्थान में जो मौसम पूर्वानुमान है उसका मुख्य केंद्र बिंदु कहाँ है? बताओ भाई जल्दी से, सब लोग बताओ। राजस्थान में मौसम पूर्वानुमान का मुख्य केंद्र बिंदु कहाँ है? अगर राजस्थान में दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान लगाया जाए तो वो किस स्थान से लगाया जाएगा? बताओ भाई सब लोग। राजस्थान में मौसम पूर्वानुमान का मुख्य केंद्र बिंदु, जिनेवा तो हम विश्व की बात नहीं कर रहे हैं, अपन राजस्थान की बात कर रहे हैं। राजस्थान में बताना है आपको, राजस्थान में जो मौसम पूर्वानुमान है वो कहाँ से लगाया जाता है, मुख्य केंद्र बिंदु कहाँ है राजस्थान में मौसम पूर्वानुमान? बताओ भाई, राजस्थान में मौसम पूर्वानुमान कहाँ से लगाया जाता है? राजस्थान में मौसम पूर्वानुमान कहाँ से लगाया जाता है? ऑप्शन धीरज तोमर, ऑप्शन। अब सारी जिंदगी ऑप्शन ही देते रहोगे। देखो ऑप्शन ले लो, चलो ऑप्शन ए में है जयपुर। चलो मैं बता ही देता हूँ, छोड़ो ऑप्शन छोड़ो, सीधा सीधा हम बात करें तो दुर्गापुरा जयपुर से, यानी दुर्गापुरा है, उस दुर्गापुरा जयपुर से क्या लगता है मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है राजस्थान में। राजस्थान में जो भी मौसम के आंकड़े आते हैं वो दुर्गापुरा जयपुर से आते हैं। इंडिया का तो पुणे, हाँ है इंडिया का पुणे, बिल्कुल बिल्कुल इंडिया का पुणे है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में दुर्गापुरा जयपुर है। देखो मौसम हो गया अपना क्लियर। अगर किसी को मौसम से संबंधित कोई प्रश्न पूछ सकता है, पूछना चाहे तो जल्दी से पूछ लो। कमला जैन कमला सरन जयपुर, जयपुर सही है, बिल्कुल सही है जयपुर, हाँ दुर्गापुरा जयपुर बिल्कुल सही है। चलो ये मौसम कंप्लीट हो गया अपना। आगे अपन बात करेंगे जलवायु की। अब मौसम में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताए। मौसम से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो इनमें से ही पूछे जाएंगे, यहाँ से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। अगर किसी को फिर भी कोई दिक्कत हो रही हो तो बताओ कमेंट करके एक बार जल्दी से। और तब तक के लिए वीडियो को और भी शेयर कर दो, आपके जो भी साथी हैं वो भी जुड़ जाएंगे। वीडियो को शेयर कर दो एक बार, और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो। हमारे जो चैनल है हिमायर चैनल की लिंक इस ग्रुप में डली हुई है, अरे डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो उसकी लिंक है, वहाँ से उसको भी सब्सक्राइब कर देना आप। नाइस क्लास सुमन मीना, चलो बढ़िया। अब आगे चलें, एक बार बताओ आगे चलें क्या? यस सर, चलो हाँ। अब आगे देखो बात करते हैं अपन। यहाँ तक हमने जो बात की थी, यहाँ तक बात की थी मौसम की। अब अपन बात करेंगे जलवायु की। तब तक के लिए यदि आपने चैनल के लिंक को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दो, आपके जो साथी होंगे वो लोग भी जुड़ जाएंगे। और वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक करना है। शेयर कर दो, आपके जो साथ वाले हैं उनको भी जोड़ो, एक बार शेयर करो। हाँ भाई शेयर कर दो एक बार। हाँ अभी 1 मिनट में। हाँ कर दिया सर, पूरी बाड़ी में हो गया शेयर, चलो बहुत बढ़िया।
बाड़ी के जुड़े तो नहीं है अभी पूरे। हाँ देखो मौसम हो गया अपना कंप्लीट, हाँ पूरी बाड़ी में। चलो चलो बहुत बढ़िया, बाड़ी से देख रहे हो। आगे आगे अपन बात करते हैं जलवायु। मौसम अपना कंप्लीट हो गया और आगे अपन कहाँ पहुँच गए, जलवायु पर पहुँच गए। जलवायु, अब देखो जलवायु की बात करें तो जलवायु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लाइमेट। क्या कहा जाता है, क्लाइमेट कहा जाता है। क्लाइमेट, जलवायु या क्लाइमेट। अब प्रश्न पूछा जाएगा यहीं से, कंपटीशन में यही चीजें होती हैं कि जो भी लाइन आप पढ़ते हो उस लाइन से ही प्रश्न बन जाता है। जो भी लाइन आप पढ़ोगे या हम जो भी लाइन पढ़ेंगे उस लाइन से क्या होगा, प्रश्न ही बनेगा। हाँ बारिश से ही है सब, चलो बहुत बढ़िया, सब बारिश से हैं। अब देखो क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट क्या है। क्लाइमेट एक ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। तो सबसे पहले यही प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि क्लाइमेट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो क्लाइमेट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ग्रीक भाषा से हुई है। या जलवायु शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ग्रीक भाषा से हुई है। अब हम बात करें ग्रीक भाषा की किस शब्द से हुई है। ग्रीक भाषा का एक शब्द आता है क्लाइमा। कौन सा शब्द है, क्लाइमा। अंकुश चंडाला यू कौन है, हाँ यहाँ बातें मत करो, बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान दो। अब देखो क्लाइमेट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के क्लाइमा शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है, क्लाइमा शब्द से हुई है। और क्लाइमा शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है पृथ्वी का झुकाव। क्या होता है, पृथ्वी का झुकाव। आपसे अगर पूछा जाए कि कृषि विज्ञान में क्लाइमा शब्द का अर्थ क्या है, तो क्लाइमा शब्द का अर्थ क्या होता है, क्लाइमा शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी का झुकाव। क्या होता है, पृथ्वी का झुकाव। क्लाइमा शब्द का अर्थ क्या है, पृथ्वी का झुकाव। यानी जलवायु शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। किस शब्द से हुई है, क्लाइमा शब्द से। क्लाइमा शब्द का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का झुकाव। क्या होता है, पृथ्वी का झुकाव होता है। अब देखो हम बात करें जलवायु, तो जलवायु दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहले जलवायु के बारे में एक और बेसिक पढ़ लेते हैं कि जलवायु क्या है, ये तो हमने देखा ही नहीं। जलवायु, वैसे हमने मौसम में पढ़ा था कि मौसम क्या होता है, मौसम एक अल्पकालीन परिवर्तन होता है। मौसम क्या है, अल्पकालीन परिवर्तन है। उसी प्रकार से जलवायु दीर्घकालीन परिवर्तन है। जलवायु क्या है, दीर्घकालीन परिवर्तन है। यानी वायुमंडल में होने वाले दीर्घकालीन परिवर्तनों को हम क्या कह देते हैं, जलवायु कह देते हैं। जो परिवर्तन वायुमंडल में लंबे समय के अंतराल पर होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। सर आपकी कॉल मस्त लगती है, क्या है। चलो अब देखो दीर्घकालीन परिवर्तन में हम बात करें तो जलवायु को क्या कहते हैं, दीर्घकालीन परिवर्तन कहते हैं। अब यहाँ से वो प्रश्न उठाएगा, उसने प्रश्न दे दिया दीर्घकालीन शब्द, क्या दे दिया परिभाषा में, दीर्घकालीन शब्द दे दिया। तो वो पूछेगा कितना समय, दीर्घकाल का अर्थ क्या है, यानी कितने समय के अंतराल पर परिवर्तन होते हैं उनको हम दीर्घकालीन परिवर्तन कहते हैं। तो जो परिवर्तन, ध्यान रखना, जो परिवर्तन लगातार कितने, लगातार 31 से 33 वर्ष तक होते हैं, जो परिवर्तन लगातार 31 से 33 वर्ष तक होते हैं उन परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं, जलवायवीय परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, जलवायवीय परिवर्तन कहते हैं। तो आपसे देखो प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा, वो प्रश्न पूछेगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार जलवायु कितने वर्षों के अंतराल पर होने वाला परिवर्तन है। तो जलवायु कितने वर्ष के अंतराल पर होने वाला परिवर्तन है, 31 से 33 वर्षों के अंतराल पर। जो परिवर्तन लगातार 31 से 33 वर्षों के अंतराल पर होते हैं उन परिवर्तनों को अपन जलवायवीय परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, जलवायवीय परिवर्तन कहते हैं। अब ये जलवायु परिवर्तन की बात हो गई, लेकिन हम बात करें कि ऐसे कौन कौन से परिवर्तन हैं जो 31 से 33 वर्षों के अंतराल पर होते हैं। वो प्रश्न भी पूछ लेगा आपसे कि निम्न में से जलवायवीय परिवर्तन का उदाहरण है, वो ऐसे प्रश्न भी पूछेगा। तो हम बात करें ऐसे कौन कौन से परिवर्तन हैं, जैसे हम बात करें पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि, पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि। अब पृथ्वी का जो औसत तापमान है, पृथ्वी के औसत तापमान में जो वृद्धि होगी वो क्या एक दिन में हो जाएगी, नहीं होगी। क्या एक सप्ताह में हो जाएगी, नहीं होगी। एक माह में हो जाएगी, नहीं होगी। वो कितने वर्षों में होगी, लगातार 31 से
33 वर्षों में होगी, इसलिए इस परिवर्तन को अपन क्या नाम देते हैं, जलवायवीय परिवर्तन। तो आपसे प्रश्न पूछेगा वो डायरेक्ट कि पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि किस प्रकार का वायुमंडलीय परिवर्तन है। तो पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि किस प्रकार का वायुमंडलीय परिवर्तन है, दीर्घकालीन परिवर्तन, या हम कहते हैं जलवायवीय परिवर्तन, दीर्घकालीन या जलवायवीय परिवर्तन है। चलो आइए बात हो गई दीर्घकालीन परिवर्तन की। आगे हम बात करें जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों के आकार में वृद्धि होती है। हमने पढ़ा है कि पहाड़ और पठार हैं, उनके आकार में भी वृद्धि होती है, सुना है, खूब सुना है हमने। तो पहाड़ या पठारों के आकार में वृद्धि किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, तो पहाड़ या पठारों के जो आकार में वृद्धि होती है तो वो भी क्या है, वो भी दीर्घकालीन ही परिवर्तन है। जब भी पहाड़ या पठारों के आकार में वृद्धि होगी तो वो दीर्घकालीन परिवर्तन है। सर सभी दिख रहा है, हाँ सब दिख रहा है तो कोई बात नहीं है, देखेंगे। चलो, पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि और पहाड़ों के आकार में वृद्धि क्या है, दीर्घकालीन परिवर्तन है। अगर हम जलवायु के प्रकार की बात करें आगे, जलवायु के प्रकार, तो जलवायु दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक जो जलवायु होती है उसको हम कह देते हैं व्यष्टि जलवायु, क्या कहते हैं, व्यष्टि जलवायु, और जो दूसरा प्रकार है उसको कह देते हैं अपन समिष्ट जलवायु। एक तो व्यष्टि जलवायु हो गई और एक समिष्ट जलवायु हो गई। और जो व्यष्टि जलवायु है, व्यष्टि जलवायु को अपन कह देते हैं माइक्रो जलवायु, क्या कहते हैं, माइक्रो क्लाइमेट। और जो समिष्ट जलवायु है इसको अपन कह देते हैं मैक्रो क्लाइमेट। ध्यान रखना, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो किसको कहा जाता है, व्यष्टि जलवायु को। मैक्रो किसको कहा जाता है, समिष्ट जलवायु को। तो अब आपसे प्रश्न पूछेगा, देखो प्रश्न क्या पूछेगा, प्रश्न पूछेगा कि पृथ्वी के समीपवर्ती जलवायु को कहा जाता है, पृथ्वी के समीपवर्ती जलवायु को कहा जाता है। तो पृथ्वी के जो समीपवर्ती जलवायु है, यानी वह जलवायु जहाँ जीव जंतु रहते हैं, उस जलवायु को हम क्या कहते हैं, व्यष्टि जलवायु। यानी वह जलवायु जहाँ जीव जंतु रहते हैं, या हम कहें वह जलवायु जहाँ जो पृथ्वी के नज़दीक है उसको हम क्या कहते हैं, व्यष्टि जलवायु। अब बात करें वह जलवायु जो दूरवर्ती इलाकों में पाई जाती है, पृथ्वी के दूरवर्ती भागों में पाई जाती है। तो जो जलवायु पृथ्वी के दूरवर्ती भागों में पाई जाती है उस जलवायु को अपन नाम देते हैं समिष्ट जलवायु। क्या नाम देते हैं, समिष्ट जलवायु। ये तो जलवायु के प्रकार हो गए। आगे हम बात करें, दो वैज्ञानिक आए, दो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, दो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे। उनमें से एक का नाम था कैंड्रियू, क्या नाम था, कैंड्रियू, और दूसरे का नाम था त्रिवार्था, त्रिवार्था। तो कैंड्रियू और त्रिवार्था दो प्रमुख जलवायुवेता थे और इन्होंने जलवायु के बारे में अपनी अपनी अवधारणाएं प्रस्तुत की। यानी कैंड्रियू और त्रिवार्था दो जलवायुवेता या हम कहें जलवायु वैज्ञानिक थे। इन्होंने जलवायु के बारे में अपनी अवधारणाएं प्रस्तुत की। अब क्या अवधारणाएं थी वो हम जान लेते हैं एक बार। जैसे हम बात करें कैंड्रियू की, तो कैंड्रियू ने क्या कहा, कैंड्रियू ने जलवायु को, कैंड्रियू ने जलवायु को दीर्घकालीन परिवर्तन कहा। क्या कहा, दीर्घकालीन परिवर्तन। यानी जलवायु को दीर्घकालीन परिवर्तन किसने कहा, तो वो कैंड्रियू ने कहा। इसने कहा कि जलवायु एक दीर्घकालीन या लंबे समय में होने वाला परिवर्तन है। आगे अपन बात करें त्रिवार्था, त्रिवार्था ने क्या कहा, त्रिवार्था ने कहा कि जलवायु मानव को प्रभावित करने वाला कारक है। यानी जलवायु मानव को, जलवायु मानव को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। जलवायु मानव को प्रभावित करने वाले कारकों में से, कारकों में से एक है, कारकों में से एक है। तो आपको ये दोनों ही अवधारणाएं पूछी जा सकती हैं। वो प्रश्न पूछेगा आपसे कि किस जलवायुवेता ने यह कहा कि जलवायु दीर्घकालीन परिवर्तन है, तो किसने कहा, कैंड्रियू ने कहा। वो प्रश्न पूछेगा कि वह कौन से जलवायुवेता थे जिन्होंने जलवायु को मानव प्रभावित कारकों में से एक कहा, तो वो कौन से थे, वो त्रिवार्था थे। वो कौन से थे, त्रिवार्था थे। तो ये सारे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं जलवायु से। जैसे मौसम से वो सारे प्रश्न थे, यहाँ आपको जलवायु से ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन कौन से प्रश्न है एक बार और रिवाइज कर लेते हैं अपन। जलवायु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लाइमेट। क्लाइमेट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ग्रीक भाषा से हुई है। किस शब्द से हुई है,
क्लाइमा शब्द से हुई है। क्लाइमा शब्द का अर्थ क्या है? पृथ्वी का झुकाव। क्लाइमा शब्द का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का झुकाव। हम लोग 5वीं और 6वीं क्लास में जब पर्यावरण अध्ययन पढ़ते थे, वहाँ पर जो किताब आती थी विज्ञान की, वो पर्यावरण अध्ययन के नाम से आती थी। तो जब अपन पर्यावरण अध्ययन पढ़ते थे तो वहाँ प्रश्न आता था कि ऋतुओं के बनने का कारण क्या है। एक प्रश्न आता था ऋतुओं के बनने का कारण क्या है। तो ऋतुओं के बनने का कारण वहाँ मौसम और जलवायु तो था नहीं, तो वहाँ हम आंसर क्या देते थे? पृथ्वी का झुकाव। और हमारी किताबों में ही यही आंसर था कि पृथ्वी का झुकाव। लेकिन वहाँ हम इस अर्थ को नहीं समझते थे। यहाँ हम समझते हैं कि पृथ्वी के झुकाव का अर्थ क्या है? जलवायु। पृथ्वी के झुकाव का अर्थ क्या है? जलवायु है। अब जलवायु क्या है? वायुमंडल में होने वाला दीर्घकालीन परिवर्तन है। और ये कितने समय के लिए होता है? 31 से 33 वर्षों के लिए होता है। आगे अपन बात करें जलवायु के प्रकार, तो जलवायु कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एक तो व्यष्टि जलवायु और एक समिष्ट जलवायु। अगर व्यष्टि जलवायु की बात करें तो इसको कहते हैं अपन माइक्रो क्लाइमेट, और यह पृथ्वी के समीपवर्ती जलवायु है। क्या है? पृथ्वी के समीपवर्ती जलवायु है। कौन है? हरेंद्र शर्मा। अब सही दिख रहा है। सही तो पहले भी दिख रहा था, लेकिन आपने क्वालिटी नहीं की होगी सारी। देखो, अगर समिष्ट जलवायु की बात करें तो यह पृथ्वी के दूरवर्ती जलवायु है। तो ये सारे प्रश्न आपको कहाँ से पूछे जाएंगे? जलवायु से। इन प्रश्नों से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, चाहे वो कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम हो, चाहे वो जेट का एग्जाम हो। इन प्रश्नों से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो आगे अपन बात करें, आगे एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है, मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। क्या आते हैं? मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम बात करते हैं सीधे मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की। हाँ, आगे बात करेंगे मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तब तक आप लोग लिंक को शेयर कीजिए, आपके साथी चले गए शायद, बहुत कम बच्चे बचे हैं। वीडियो को लाइक कर दो जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है। बाकी है कि हमारा तो काम ही है, हम तो पढ़ाते ही रहेंगे। चलो, $1875 कौन दे रहा है अब तक? चलो भाई, अब देखो हम आगे क्या बात कर रहे थे? मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। हम यहाँ मोस्ट पॉइंट पढ़ने आए हैं, बाकी तो हमने क्लास में चर्चा कर ली है और करते रहेंगे, और भी टीचरों से पढ़ा है, किताबों में बहुत सारा लिखा पड़ा है। हम यहाँ मोस्ट जो बातें हैं उनकी चर्चा करेंगे। देखो हम बात करते हैं मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ से हर साल प्रश्न आता है एग्जाम में, और ये चीज़ ध्यान रखना। हम मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर बात कर रहे हैं तो सबसे जो पहला कारक आता है वो आता है विषुवत रेखा से दूरी। क्या आता है? विषुवत रेखा से दूरी। विषुवत रेखा से दूरी। विषुवत रेखा से दूरी। अब देखो हम बात करते हैं विषुवत रेखा से दूरी मौसम और जलवायु को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो पहले तो हमें यही जानना जरूरी है कि विषुवत रेखा क्या होती है। अगर हमें यही नहीं पता कि विषुवत रेखा क्या है तो हम इस पॉइंट को क्या समझेंगे। तो विषुवत रेखा वह रेखा होती है जो पृथ्वी को 2 समान बराबर भागों में बांटती है। यानी वह रेखा जो पृथ्वी को 2 समान बराबर भागों में बांटती है वह विषुवत रेखा कहलाती है। जैसे हम बात करें, ये क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी हो गई। पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उस रेखा को अपन क्या कह देते हैं? विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। अब चलो पढ़ रहे हैं तो 2 रेखा और पढ़ लेते हैं। आगे एक रेखा इसके ऊपर होती है और एक इसके नीचे होती है। पृथ्वी पर कुल 3 मुख्य रेखाएं पाई जाती हैं। पृथ्वी पर कुल 3 मुख्य रेखाएं हैं। विषुवत रेखा, हाँ विषुवत रेखा की बात करें, बीच वाली विषुवत रेखा है। सर कल पोषक तत्व की क्लास लेना। हाँ कल हम पोषक तत्व लेंगे, आज जलवायु फिनिश हो जाएगी। हाँ विषुवत रेखा हो गई। अब विषुवत रेखा के ऊपर की जो रेखा है ये रेखा आती है मकर रेखा। कौन सी? मकर रेखा। और जो नीचे वाली रेखा है वो है कर्क रेखा। क्या है? कर्क रेखा। कर्क रेखा जो कि राजस्थान में होकर के गुजरती है, कर्क रेखा। यानी पृथ्वी पर कुल 3 मुख्य रेखा हैं, मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा। हम यहाँ बात कर रहे हैं विषुवत रेखा की। कौन सी रेखा की बात कर रहे हैं? विषुवत रेखा की बात कर रहे हैं। और किसके लिए? मौसम और जलवायु के लिए। तो यहाँ हम विषुवत रेखा की बात करें तो विषुवत रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। सूर्य की
सीधी किरणें पड़ती हैं। विषुवत रेखा पर क्या होता है, सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर जो तापमान है वो ज्यादा रहता है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण यहाँ तापमान ज्यादा रहता है, इसलिए यहाँ की जो जलवायु और मौसम है वो अलग, जो यहाँ के जो मौसम और जलवायु है उनसे अलग है। यानी जो देश विषुवत रेखा के नजदीक हैं उनमें क्या होती है, सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। हम जब जैव विविधता पढ़ते हैं तो ये प्रश्न आता है कि सर्वाधिक जैव विविधता कौन से देशों की होती है, तो जो देश विषुवत रेखा के नजदीक होते हैं उनकी जैव विविधता सर्वाधिक होती है, क्योंकि यहाँ प्रकाश अधिक होता है और प्रकाश की अवधि भी अधिक होती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो देश विषुवत रेखा के नजदीक हैं वहाँ तापमान ज्यादा होता है, इसलिए वहाँ की मौसम और जलवायु मौसम कैसा होता है, मौसम गर्म शुष्क होता है और जलवायु गर्म होती है। मौसम शुष्क और जलवायु गर्म होती है और इन स्थानों पर वर्षा भी अच्छी होती है। तो पहला कारक हो गया विषुवत रेखा से दूरी। अगर हम दूसरे कारक की बात करें, पहला कारक क्या हो गया, विषुवत रेखा से दूरी। दूसरे कारक की बात करें, समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। अब ये बहुत मोस्ट प्रश्न है। ये मोस्ट प्रश्न क्या है, वो पूछेगा समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। समुद्र तल से ऊंचाई, हाँ बिल्कुल समुद्र तल से ऊंचाई। अब देखो जैसे जैसे समुद्र तल से हम ऊंचे जाते जाएंगे, यानी हम समुद्र तल कहाँ है, क्षोभ मंडल में है। और क्षोभ मंडल में हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब हम क्षोभ मंडल में ऊपर जाते हैं तो प्रति किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। क्या होता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। धीरज तो हमारी हीट बढ़ेगी, हाँ सही है बिल्कुल। जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊंचाई पर जाएंगे तो क्या होगा, तापमान में वृद्धि होती जाएगी। तो यही प्रश्न वो यहाँ से पूछेगा कि समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ेगी तापमान में वृद्धि हो जाएगी। और अगर हम उस वृद्धि की बात करें तो वो वृद्धि प्रति किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस की होती है। ये कौन है, गोपाल दत्त, कम होगा, हाँ बिल्कुल कम होगा। कितना, 6.5 डिग्री सेल्सियस, सॉरी हाँ कम होता है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से कम होता जाता है। वो यहाँ कारण भी पूछता है कि हम वायुमंडल में जब ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान में कमी होती है, उस कमी का कारण क्या है। उस कमी का कारण देखिए, हम कारण की बात करें तो वहाँ एक तो वायुदाब कम है। अगर हम उस कारण की बात करें तो वायुदाब में कमी, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, वायु दाब में कमी आ जाती है, इसलिए तापमान कम हो जाता है। दूसरी हम बात करें, एक तो वायु दाब में कमी हो गई, दूसरी हम बात करें तो CO2 की सांद्रता है या जो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता है वो ऊंचाई पर जाने के साथ साथ कम हो जाती है, इसलिए तापमान कम हो जाता है। तीसरी हम बात करें तो तीसरा है कि वहाँ कोई भी अवरोध नहीं है, यानी सूर्य की किरणों को रोकने के लिए वहाँ कोई अवरोध नहीं है, इसलिए ऊंचाई पर जाने पर तापमान में क्या होती है, कमी होती है। और कितनी कमी होगी, प्रति किलोमीटर, क्या, प्रति किलोमीटर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रति किलोमीटर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती चली जाएगी। तो ये तो बात कर ली हमने समुद्र तल से ऊंचाई की। अब देखो हम बात करें आगे, दो कारक हो गए, विषुवत रेखा से दूरी और समुद्र तल से ऊंचाई। अब अपन तीसरे कारक की बात करें तो तीसरा कारक आता है सौर विकिरण। क्या आता है, सौर विकिरण। सौर विकिरण, अब देखो अपन बात कर रहे हैं सौर विकिरण के बारे में, तो सौर विकिरण थोड़ी चर्चा में है, इसलिए हम अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं सौर विकिरण को। सौर विकिरण, अब सौर विकिरण क्या है, सौर विकिरण क्या है, सौर विकिरण सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें होती हैं। सौर विकिरण क्या है, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें, यानी जो प्रकाश किरणें सूर्य से पादपों तक पहुंचती हैं उन किरणों को अपन क्या कह देते हैं, सौर विकिरण कह देते हैं। क्या कह देते हैं, सौर विकिरण कह देते हैं। अब देखो प्रश्न तुम्हें कहां से पूछा जाएगा, सौर विकिरण से। एक तो प्रश्न पूछा जाता है इसके रंग से, किससे, रंग से, कि किस रंग की विकिरणों में, यानी किस रंग की विकिरणों के कारण
पादप सर्वाधिक वृद्धि करते हैं। या पूछेगा किस रंग के प्रकाश में पादपों की सर्वाधिक वृद्धि होती है, तो बताओ किस रंग के प्रकाश में पादपों की सर्वाधिक वृद्धि होती है, बताओ जल्दी। ऐसा कौन सा रंग है प्रकाश का जिसमें पादप अधिक वृद्धि करते हैं, बताओ भाई। पादप का प्रकाश का ऐसा कौन सा रंग है जिस रंग में पादप अधिक वृद्धि करते हैं? ये क्या है? टेरंगो के रंग, क्या दिखाई नहीं दे रहा विजय? रेड कलर, वर्षा कुमारी रेड कलर, सही है बिल्कुल। यानी जो लाल रंग का प्रकाश होता है, हम अगर अधिक वृद्धि की बात करें तो जो लाल रंग का प्रकाश है, रंग की बात करें तो लाल रंग के प्रकाश में पादप अधिक वृद्धि करते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किस रंग के प्रकाश में पादपों की अधिक वृद्धि होती है, तो लाल रंग के प्रकाश में पादपों की अधिक वृद्धि होती है। आगे अपन बात करें किस रंग के प्रकाश में पादपों की न्यूनतम वृद्धि होती है, विजय बघेल रेड सही है, हाँ सही है भैया, रेड बिल्कुल सही है। अब देखो आगे प्रश्न पूछेगा किस रंग के प्रकाश में पादपों की न्यूनतम या सबसे कम वृद्धि होती है, किस रंग के प्रकाश में पादपों की न्यूनतम या सबसे कम वृद्धि होती है। धर्मवीर से 1932, आप यहाँ 1932 को दे रहे हो, अब तो 1932 का टाइम नहीं है, बैंगनी सही है। अब देखो हम सबसे कम की बात कर रहे हैं तो एक तो होता है बैंगनी या दूसरा हम बात करें हरा। बैंगनी और हरे रंग के प्रकाश में पादपों की न्यूनतम वृद्धि होती है। बैंगनी और हरे रंग के प्रकाश में पादपों की जो वृद्धि होती है वो सबसे कम होती है। तो ये प्रश्न आपको पूछे जाते हैं कि किस रंग के प्रकाश में पादपों की अधिक वृद्धि होती है, तो लाल रंग के प्रकाश में। और किस रंग के प्रकाश में पादपों की सबसे कम वृद्धि होती है, तो बैंगनी या हरे रंग के प्रकाश में। ये क्या है? ईरा ग्रीन कलर, हाँ ग्रीन हरा बिल्कुल सही है। अब देखो आगे आता है सौर विकिरण की अवधि। एक आता है आपके में पॉइंट क्रांतिक दिवस अवधि। क्या है? क्रांतिक दिवस अवधि, क्रांतिक दिवस अवधि। चलो बताओ क्रांतिक दिवस अवधि क्या है, किस किस को आता है यही बता दो। क्रांतिक दिवस अवधि, क्रांतिक दिवस अवधि किस किस ने आता है, किस किस ने पढ़ाई बताओ। क्रांतिक दिवस अवधि, क्रांतिक दिवस अवधि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है क्रांतिक दिवस अवधि। और क्रांतिक दिवस अवधि का जो प्रश्न है एग्रीकल्चर के हर पेपर में आता है। अगर हम सुपरवाइजर 2021 की बात करें तो यहाँ भी ये आएगा, तो जेट की बात करें तो जेट में भी आएगा ये प्रश्न। क्रांतिक दिवस अवधि से प्रश्न जरूर आता है, और मैं अभी बता दूंगा तो आपको शायद पता ही चल जाएगा कि हाँ यहाँ से प्रश्न आएगा। क्रांतिक दिवस अवधि क्या है? क्रांतिक दिवस अवधि बताओ भाई। क्रांतिक दिवस अवधि, हाँ इसको कहते हैं इंग्लिश में क्रिटिकल डे पीरियड, क्रिटिकल डे पीरियड। चलो अपन बात करें क्रांतिक दिवस अवधि के बारे में। देखो क्रांतिक दिवस अवधि क्या है, हम प्रकाश अवधि के आधार पर पादपों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्रकाश अवधि के आधार पर पादपों का वर्गीकरण। तो जो एक दिन में पादप को जितने घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है, एक दिन में किसी पादप को कुल जितने घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है उस अवधि को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक दिवस अवधि कहते हैं। यानी एक दिन में किसी पादप को टोटल जितने प्रकाश की आवश्यकता होती है उस प्रकाश को क्या कह देते हैं? क्रांतिक दिवस अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांतिक दिवस अवधि। अब हम बात करें क्रांतिक दिवस अवधि के आधार पर या प्रकाश के समय के आधार पर पादपों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। वो प्रश्न पूछ सकता है सौर विकिरण के आधार पर पादपों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। या वो प्रश्न पूछ सकता है क्रांतिक दिवस अवधि के आधार पर पादपों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। अब हम उन 3 भागों की बात कर लेते हैं, यहाँ से भी हमें प्रश्न जरूर मिलेंगे किसी भी एग्जाम में। देखो अगर हम पहले भाग की बात करें तो जो पहला भाग है उसको हम कह देते हैं लघु प्रकाशपेक्षी पादप। क्या कहते हैं? लघु प्रकाशपेक्षी पादप। लघु प्रकाशपेक्षी पादपों को हम कह देते हैं SDP, SDP या हम कहें शॉर्ट डे प्लांट। क्या कहते हैं? शॉर्ट डे प्लांट। लघु प्रकाशपेक्षी पादप या SDP यानी शॉर्ट डे प्लांट। क्या कहते हैं? शॉर्ट डे प्लांट। अब देखो बात करें ये कौन से पादप होते हैं, तो लघु प्रकाशपेक्षी पादप वे पादप होते हैं जिनको एक दिन में 8 से 10 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। वे पादप जिनको एक दिन में 8 से 10 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है
उनको क्या कहते हैं? लघु प्रकाशपेक्षी पादप कहते हैं। वे पादप जिनको एक दिन में 8 से 10 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है, उनको क्या कहेंगे? लघु प्रकाशपेक्षी पादप। आगे अपन बात करें, एग्जाम्पल यहाँ से आपको पूछे जाएंगे, ये बहुत मोस्ट है इसके एग्जाम्पल। इसके जो एग्जाम्पल है वो बहुत मोस्ट है, आपसे एग्जाम्पल ही पूछेगा, वो किसी फसल का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि ये किस प्रकार का पादप है, उसमें दे देगा लघु प्रकाशपेक्षी, दीर्घ प्रकाशपेक्षी, दिवस निष्प्रभावी। तो इस प्रकार से वो क्या पूछता है? प्रश्न पूछता है। गोपाल दत्त 33, ये 33 क्या बता रहे हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा आप। चलो अब हम बात कर रहे हैं लघु प्रकाशपेक्षी पादपों के उदाहरण। तो आप एक ही चीज याद रख लेना कि जो पादप खरीफ के मौसम में उगाए जाते हैं, जो पादप खरीफ के मौसम में उगाए जाते हैं, वो सभी लघु प्रकाशपेक्षी पादप होते हैं। जो पादप खरीफ के मौसम में उगाए जाते हैं वो सभी लघु प्रकाशपेक्षी पादप होते हैं, चाहे वो कौन सा भी पादप हो। सीधी सीधी आपको सारी चीजें याद नहीं रखनी है। धीरज तोमर भिंडी, देखो भिंडी की बात नहीं कर रहे हैं अपन सीधा सीधा याद रखो कि जो भी पादप खरीफ के मौसम में उगाए जाएंगे वो क्या होंगे? लघु प्रकाशपेक्षी पादप होंगे, खरीफ के मौसम में उगाए जाएंगे। सृष्टि खरीफ सही है। अब देखो खरीफ के मौसम में कौन कौन से उगाए जाते हैं, जैसे हम बात करें मूंगफली है, हम बात करें धान है, हम बात करें ज्वार है, हम बात करें बाजरा है, हम बात करें उड़द है, हम बात करें लोबिया है। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी लघु प्रकाशपेक्षी पौधे हैं। क्या है? लघु प्रकाशपेक्षी पौधे, या हम कहें तो ऐसे पादप हैं जिनको एक दिन में 8 से 10 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। ये वे पादप हैं जिनको एक दिन में 8 से 10 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा? उसने कई बार प्रश्न दिया है एग्जाम में, लगभग कई बार, आप पेपर भाना पिछले कई बार प्रश्न दिया है कि धान किस प्रकार का पादप है, धान किस प्रकार का पादप है। तो धान किस प्रकार का पादप है? लघु प्रकाशपेक्षी पादप है। धान किस प्रकार का पौधा है? धान लघु प्रकाशपेक्षी या एसडीपी पादप है। सुमन मीना एसडीपी, हाँ बिल्कुल सही है, एसडीपी पादप है। अब देखो ये हो गया लघु प्रकाशपेक्षी पादप। अब अपन दूसरी बात करें तो दूसरा जो वर्गीकरण आता है वो आता है दीर्घ प्रकाशपेक्षी पादप। कौन से? दीर्घ प्रकाशपेक्षी पादप, दीर्घ प्रकाशपेक्षी पादप। एक तो हो गया लघु प्रकाशपेक्षी पादप। अब हम दूसरे की बात कर रहे हैं तो दूसरा आता है दीर्घ प्रकाशपेक्षी पादप। इनको हम कह देते हैं एलडीपी। क्या कहते हैं? एलडीपी। धीरज तोमर, हाँ एलडीपी कहते हैं बिल्कुल। और एलडीपी का जो पूरा नाम होता है वो होता है लॉन्ग डे प्लांट। क्या होता है? लॉन्ग डे प्लांट, एलडीपी या लॉन्ग डे प्लांट। ये वे पादप होते हैं, ये वे पादप होते हैं जिनको एक दिन में 12 से 14 घंटे, ये वे पादप हैं जिनको एक दिन में 12 से 14 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, किसी फसल का नाम देके पूछ लेगा, या वो पूछ लेगा कि दीर्घ अवधि प्रकाशपेक्षी पादपों को कितने घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो दीर्घ दिवस प्रकाशपेक्षी पादप हैं, उनको एक दिन में 12 से 14 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। कितनी? 12 से 14 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। और कब? एक दिन में। अगर अपन एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ हमने क्या देखा था लघु प्रकाशपेक्षी में कि ये सभी खरीफ के पादप आते हैं। लघु प्रकाशपेक्षी या एसडीपी की बात करें तो वहाँ सभी खरीफ के पौधे आते हैं। और जब हम दीर्घ प्रकाशपेक्षी या एलडीपी की बात करें तो यहाँ सभी रबी के पौधे आते हैं। ध्यान रखना, जो भी रबी की फसलें होती हैं वो सभी एसडीपी वर्ग के अंतर्गत आती हैं। जो भी रबी की फसलें होंगी वो सभी एसडीपी वर्ग के अंतर्गत आएंगे। जैसे अपन बात करें सबसे मोस्ट, गेहूं है, जौ है, मटर है, सरसों है, चना है, मसूर है आदि। गेहूं, जौ, मटर, सरसों, चना, ये क्या है? ये एलडीपी पादप हैं या दीर्घ प्रकाशपेक्षी पादप हैं। आपसे डायरेक्ट ही प्रश्न पूछा जाएगा कि गेहूं किस प्रकार का पादप है, वो ऑप्शन मिलेगा आपको दीर्घ प्रकाशपेक्षी,
लघु प्रकाशपेक्षी, दिवस निष्प्रभावी या इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार का पादप होता है वो? SDP नहीं, LDP। कौन सा होता है? LDP होता है। देवेंद्र धर्मवीर सिंह, नाइस क्लास सर। हाँ देखो नाइस तो आप लोग बनाएंगे क्लास को, जब अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे तब मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा। और जो ये अपनी क्लास है वो पर डे 8 बजे स्टार्ट हो जाया करेगी। आप लोग 8 बजे तैयार हो, यहाँ पर रिवीजन करेंगे हम सारा। हाँ श्रेष्ठी LDP, हाँ बिल्कुल गेहूं LDP प्रकार का पादप है। अब देखो 2 वर्गीकरण पूरे हो गए। हम सौर विकिरण की बात कर रहे थे और सौर विकिरण में हमने 2 वर्गीकरण कर लिए, लघु प्रकाशपेक्षी और दीर्घ प्रकाशपेक्षी। अब तीसरे हम वर्गीकरण की बात करें तो तीसरा अपन यहाँ ले लेते हैं। तीसरे वर्गीकरण की हम बात करें, तीसरे नंबर पर जो पौधे आते हैं उन पौधों को हम कह देते हैं दिवस निष्प्रभावी पादप। दिवस निष्प्रभावी पादप क्या कहते हैं? दिवस निष्प्रभावी पादप। या हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में हम इसको कह देंगे डे नेचुरल प्लांट या DNP। क्या कहते हैं? DNP। शाबाश धीरज तोमर, DNP बिल्कुल, डे नेचुरल प्लांट। यानी इन पादपों की अगर हम बात करें तो इन पादपों पर दिन की अवधि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जो दिवस निष्प्रभावी पादप होते हैं इन पादपों पर दिन की अवधि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इन पादपों को हम किसी भी मौसम में उगा सकते हैं। यानी जो दिवस निष्प्रभावी पादप हैं, दिवस निष्प्रभावी पादपों को किसी भी मौसम में उगाया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम्पल पूछे भी जाते हैं। तो सबसे जो मोस्ट एग्जाम्पल है अंकुश चंडाला 8 बजे से स्टार्ट हो जाया करेगी। हाँ बिल्कुल 8 बजे से स्टार्ट हो जाया करेगी डेली क्लास और लगभग 2 घंटे रहा करेगी। रिवीजन करेंगे हम सारे जो क्लासेस अपनी एग्रीकल्चर की। हाँ अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर बात करें दिवस निष्प्रभावी है तो सबसे मोस्ट एग्जाम्पल आता है वो आता है टमाटर। टमाटर आपने देखा होगा, कौन से मौसम में खाते हो टमाटर? टमाटर रबी में भी आता है, टमाटर खरीफ में भी आता है और जायद में भी आता है। यानी टमाटर को किसी भी मौसम में उगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये दिवस निष्प्रभावी पादप है, इस पर दिन की अवधि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। टमाटर और कपास, हाँ कपास सही है बिल्कुल। विकास कौन सा? वर्षा कुमारी, कपास सही है बिल्कुल। टमाटर के बाद हम बात करें तो कपास, टमाटर और कपास दोनों ही कैसे हैं? दिवस निष्प्रभावी पादप हैं। आगे अपन बात करें तो सूरजमुखी है। सूरजमुखी, सूरजमुखी भी क्या है? दिवस निष्प्रभावी पादप है। सूरजमुखी भी क्या होती है? दिवस निष्प्रभावी पादप है। तो ये सारे होते हैं सौर विकिरण। हमने सौर विकिरण पढ़ा था और सौर विकिरण के आधार पर पादप कितने थे? 3 प्रकार के। नंबर फर्स्ट लघु दिवस प्रकाशपेक्षी पौधे, नंबर सेकंड दीर्घ दिवस प्रकाशपेक्षी पौधे और नंबर थर्ड दिवस निष्प्रभावी पादप। तो ये हो गई सौर विकिरण और किस प्रकार से प्रभावित करती है पादपों को, वो हमने सारा इसमें पढ़ लिया। अब ये बताओ सौर विकिरण समझ में आ गया कि नहीं आया? गेहूं लॉन्ग डे प्लांट है, सुमन मीना, हाँ बिल्कुल लॉन्ग डे प्लांट है गेहूं। अब ये बताओ सौर विकिरण का पॉइंट समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है सौर विकिरण में? आगे चलें फिर। सौर विकिरण में किसी को कोई दिक्कत? बताओ भाई सौर विकिरण में। हाँ श्रेष्ठ, यस सर। शिशुपाल राजपूत, हाँ बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? आ गया शिशुपाल राजपूत, हाँ नो डाउट। चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो सौर विकिरण हो गया, 3 हो गए अपने, विषुवत रेखा से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई और सौर विकिरण। अब देखो सौर विकिरण से एक प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही मोस्ट, ध्यान से सुनना, बहुत मोस्ट प्रश्न पूछा जाता है सौर विकिरण से। बहुत अच्छे से समझ आ गया सर। हाँ चलो बहुत बढ़िया। हाँ DNP, सुमन मीना DNP, हाँ अब DNP क्या पूछ रहे हो? नो सर। हाँ चलो एक प्रश्न सुनो आसानी से। एक प्रश्न पूछा जाएगा कि पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? क्वेश्चन है पादपों की वृद्धि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? पादपों की वृद्धि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? ऑप्शन ए सुन लो तापमान, ऑप्शन बी सौर विकिरण, ऑप्शन सी जलवायु, ऑप्शन डी विषुवत रेखा से दूरी। 4 ऑप्शन हो गए हमारे पास। क्वेश्चन सुन लो, पादपों की वृद्धि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी सौर विकिरण, ऑप्शन सी जलवायु, ऑप्शन डी विषुवत रेखा से दूरी। बताओ क्या है? वर्षा कुमारी तापमान गलत है, तापमान गलत है बिल्कुल।
और कोई ए, सृष्टि ए में आ रहा है तुम्हारा तापमान, गलत है, तापमान गलत है। शिशुपाल राजपूत भैया ये भी गलत है तुम्हारा, आप भी ए में जा रहे हो। देखो हम सौर विकिरण पढ़ रहे हैं, तो सौर विकिरण से ही क्वेश्चन था, वो किससे था? सौर विकिरण से। यानी पादपों की वृद्धि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वो है सौर विकिरण। पादपों की वृद्धि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? सौर विकिरण है, ध्यान रखना। तापमान की अगर बात करें, वो प्रश्न पूछे कि मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है तापमान। क्या होता है? तापमान मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। लेकिन अगर पादपों की वृद्धि की बात की जाए कि पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है सौर विकिरण। क्या है? सौर विकिरण। को ध्यान रखना, अगर पादप वृद्धि शब्द आए तो अपन को क्या लगाना है? सौर विकिरण। और अगर मौसम और जलवायु आए तो क्या लगाना है अपन को? तापमान। ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। चलो अपन आगे बात करते हैं तापमान के बारे में। सौर विकिरण हो गया बिल्कुल कंप्लीट। हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सौर विकिरण में? हाँ, जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक करें। आगे अपन बात करते हैं तापमान। ये सौर विकिरण हो गया अपना कंप्लीट। चलो तापमान। और कल से एक चीज ध्यान रखना, जो आपके नए साथी हों उनको भी जोड़ने का प्रयास करना, और सबसे कहना कि 8 बजे से क्लास होती है। हाँ बिल्कुल, आपके जितने भी साथी हों सभी को जोड़ना है कल से। देखो अगले कारक की बात करें, 3 कारक हो गए, और अगला कारक आता है तापमान। और तापमान बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम तापमान के बारे में बात करते हैं। मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे हैं, उसमें कहाँ पर आ गए अपन? तापमान पर। अब देखो अपन तापमान की बात करें, तापमान तो एक प्रश्न तो यहाँ से सीधा सीधा आपको ये पूछा जाएगा कि वायुमंडल में तापमान का स्रोत क्या है? वायुमंडल में तापमान का स्रोत क्या है? तो वायुमंडल में तापमान का स्रोत क्या है? सूर्य है। वायुमंडल में तापमान का स्रोत क्या है? वायुमंडल में तापमान का स्रोत सूर्य है। अपन आगे बात करें, आगे प्रश्न पूछा जाएगा कि सूर्य का कितने प्रतिशत तापमान धरती तक पहुंचता है? सूर्य का कितने प्रतिशत तापमान धरती तक पहुंचता है? तो सूर्य की अपन बात कर रहे हैं, तो सूर्य का केवल 66% तापमान ही धरती तक पहुंच पाता है। कितना? सूर्य का केवल 66% तापमान ही धरती तक पहुंच पाता है। शिशुपाल राजपूत 66 सही है, बिल्कुल सही है। 66% तापमान ही क्या पहुंचता है? धरती तक पहुंच पाता है, केवल 66% तापमान। और इस 66% में से अगर अपन बात करें तो 1% या इससे कम तापमान का प्रयोग पादप अपनी जैविक क्रियाओं में करते हैं। 1% या इससे कम तापमान का प्रयोग पादप अपनी जैविक क्रियाओं में करते हैं। हर्ष सिंह कौंसल, सरपंच, एनडीजे, हाय सर, हाय भैया। हरेंद्र सिंह, अच्छा हरेंद्र है। चलो अपन आगे बात करें, तापमान की बात कर रहे थे, तो तापमान में आगे का जो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, अंकुश चंडाला पूरी बाड़ी में हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। देखो आगे अपन बात करें तापमान की, तो आगे प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि प्रति 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर, प्रति 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर पादप की क्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रति 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर पादप की क्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, यदि हम 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा दें तो पादप की क्रियाएं किस प्रकार से प्रभावित होंगे? शिशुपाल राजपूत 2 गुना हो जाएंगे। शाबाश, बिल्कुल सही है। जब भी हम 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाते हैं तो पादप की जो क्रियाएं हैं वो 2 गुना हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? 2 गुना हो जाती हैं। प्रति 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर पादप की क्रियाएं 2 गुना हो जाती हैं। आगे अपन बात करें, अगला प्रश्न, आगे प्रश्न पूछा जाएगा आपसे इष्टतम तापमान। क्या पूछा जाता है? इष्टतम तापमान। और वो जो इष्टतम तापमान पूछा जाएगा वो खरीफ और रबी की फसलों के लिए पूछा जाएगा। अगर हम इष्टतम तापमान की बात करें तो वो आपसे पूछेगा खरीफ की फसलों के लिए कितने इष्टतम तापमान की आवश्यकता होती है और रबी की फसलों के लिए
कितने इष्टतम तापमान की आवश्यकता होती है? 2 गुना बिल्कुल सही है विजय बघेल, 2 गुना हो जाता है। अब देखो, अगर हम बात करें खरीफ की, तो जो खरीफ की फसलें होती हैं उन खरीफ की फसलों के लिए 31 से 37 डिग्री सेल्सियस इष्टतम तापमान आवश्यक होता है। जो भी खरीफ की फसलें हैं उन सभी खरीफ की फसलों के लिए 31 से 37 डिग्री सेल्सियस इष्टतम तापमान की आवश्यकता होती है, और जो रबी की फसलें होती हैं उनके लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। हाँ गोपाल दत्त, खरीफ के लिए 31 से 37 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। खरीफ के लिए 31 से 37, हाँ 31 से 37 सही है। 25 से 27 नहीं है, 25 से 30 है। डीपी के भी कौन है? हाँ 25 से 27। देखो खरीफ की फसलों के लिए 31 से 37 डिग्री सेल्सियस तापमान और रबी की फसलों के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। आपको यहाँ से कुछ तापमान और पूछे जाएंगे, जैसे वो बात कहेगा आलू में अंकुरण के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। आलू में अंकुरण के लिए ये प्रश्न बहुत मोस्ट है, ये समझ लो जो आलू के अंकुरण का जो प्रश्न है वर्तमान में छाया हुआ है सभी एग्रीकल्चर एग्जामों के ऊपर। कोई भी एग्रीकल्चर का एग्जाम हो ये प्रश्न उठा के आ जाता है, तुरंत पटक देते हैं लोग इसको, क्योंकि इसका न जाने क्या क्रेज बन गया है आज के ज़माने में। एक तो लोग आलू ज़्यादा करते ही हैं, इस वजह से और ज़्यादा देते हैं। अब देखो आलू में अगर हम अंकुरण की बात करें तो आलू में अंकुरण के लिए 18 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। आलू में अंकुरण के लिए 18 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। गोपाल दत्त 17 से 19 नहीं है, वो फिक्स 18 डिग्री सेल्सियस है। आलू में अंकुरण के लिए 18 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। आगे वो आपसे तापमान पूछेगा गेहूं में अंकुरण के लिए, गेहूं में अंकुरण के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है, या गेहूं का अंकुरण कितने प्रतिशत तापमान पर होता है। गेहूं के अंकुरण की जब अपन बात करें तो गेहूं का अंकुरण, धीरज तोमर 19 डिग्री सेल्सियस सही है बिल्कुल। जो गेहूं का अंकुरण होता है वो 17 से 19 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। कितने पर? 17 से 19 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गेहूं का अंकुरण होता है। और अगर आलू के अंकुरण की बात करें तो कितना है? 18 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 18 डिग्री सेल्सियस। और अगर गेहूं के अंकुरण की बात करें तो 17 से 19 डिग्री सेल्सियस। कितना? 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और 18 डिग्री सेल्सियस। आगे आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो प्रश्न पूछे जाते हैं तापमापी उपकरणों से। किससे? तापमापी उपकरण। तापमापी उपकरण। आज की इस क्लास में इस टॉपिक को अपन फिनिश कर लेंगे, कल पोषक तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे कल की क्लास में। अब हम बात करें 17 से 19 गेहूं के लिए बिल्कुल सही है विजय बघेल, 17 से 19। अब देखो तापमापी उपकरणों की बात करें कि तापमापी उपकरण कौन कौन से हैं और कौन कौन से समय तापमान मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं और कहाँ से प्रश्न आते हैं वो भी अपन इसमें चर्चा कर लेते हैं। तो तापमापी उपकरण क्या होते हैं? वे उपकरण या यंत्र जिनके द्वारा तापमान को मापा जाता है वो क्या कहलाते हैं? तापमापी कहलाते हैं। जैसे अपन बात करें नंबर फर्स्ट पर आता है अधिकतम तापमापी। क्या आता है? अधिकतम तापमापी। आपने खूब पढ़ा हुआ किताबों में अधिकतम तापमापी के बारे में। अब देखो हम अधिकतम तापमापी की अगर बात करें, अधिकतम तापमापी तो इसके इस नाम से ही स्पष्ट है अधिकतम, यानी इसके द्वारा दिन के समय अधिकतम तापमान को ज्ञात किया जाता है। अधिकतम तापमान सौरभ सिसोदिया 25 से 30, हाँ वो 25 से 30 गेहूं उसमें था रबी की फसलों में। गोपाल दत्त अधिक तापमापी, हाँ अधिकतम तापमापी की ही बात कर रहे हैं अपन। अब देखो अधिकतम तापमापी की बात करें तो इसके द्वारा दिन के समय अधिकतम तापमान को मापा जाता है। अगर हम दिन के समय की बात कर रहे हैं तो कब? दोपहर 2 बजे। कब? दिन के समय दोपहर 2 बजे इसके द्वारा अधिकतम तापमान को ज्ञात किया जाता है। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा कि किस समय दिन में अधिकतम तापमान होता है, तो किस समय होता है? दोपहर 2 बजे। दोपहर 2 बजे अधिकतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। आगे प्रश्न पूछेगा अधिकतम तापमापी पर कितने पाठ्यांक अंकित होते हैं? अधिकतम तापमापी पर कितने पाठ्यांक अंकित होते हैं? तो जो अधिकतम तापमापी है उस पर माइनस के 35 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस तक पाठ्यांक अंकित होते हैं। 19 डिग्री नहीं होता। अगर हम अधिकतम तापमापी की बात करें
तो अधिकतम तापमापी का जो यंत्र होता है ऐसा स्केल होगा, अधिकतम तापमापी का एक स्केल, और उस स्केल पर 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर माइनस के 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर प्लस के 55 डिग्री सेल्सियस तक क्या होते हैं, अंक अंकित होते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अधिकतम तापमापी के द्वारा अधिकतम कितना तापमान ज्ञात कर सकते हैं, तो इसके द्वारा अधिकतम कितना तापमान ज्ञात कर सकते हैं हम, 55 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम तापमापी के द्वारा 55 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है वो ज्ञात किया जा सकता है। कादरी का पूरा नाम क्या है, धर्मवीर सिंह। देखो कादरी हम इसमें पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन कादरी का जो पूरा नाम होता है वो होता है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। कादरी का जो पूरा नाम है वो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है और ये जोधपुर में स्थित है। ठीक है, कादरी यहाँ पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं तापमापी के बारे में। तो ये अधिकतम तापमापी हो गया, कब मापते हैं, दोपहर 2 बजे, और तापमापी पर माइनस के 35 से प्लस के 55 डिग्री सेल्सियस तक निशान अंकित होते हैं। अब अपन बात करें आगे, इस तापमापी की ट्यूब में क्या भरा हुआ होता है, पारा भरा हुआ होता है। जो अधिकतम तापमापी है उस अधिकतम तापमापी की ट्यूब में क्या भरा होता है, पारा भरा हुआ होता है। तो आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि अधिकतम तापमापी की ट्यूब या नलिका में कौन सा पदार्थ भरा जाता है, तो मरकरी। धीरज तोमर, मरकरी सही है, मरकरी या पारा भरा हुआ होता है। आगे अपन बात करें दूसरा यंत्र, दूसरा यंत्र आता है न्यूनतम तापमापी। कौन सा, न्यूनतम तापमापी। एक तो अधिकतम तापमापी हो गया, अब एक आता है न्यूनतम तापमापी। न्यूनतम तापमापी पारा कितने बजे तक चलेगी सर क्लास, धर्मवीर जी? बस थोड़े टाइम में ये तापमान खत्म हो जाए, तापमान के बाद अपन फिनिश करेंगे और कल पोषक तत्व चालू करेंगे। हाँ बिल्कुल, 4 बजे तक नहीं चलेगी, 4 बजे, हाँ 4 बजे का टाइम, अच्छा टाइम बता रहे, 4 AM पर याद किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम न्यूनतम तापमापी की बात करें तो न्यूनतम तापमापी द्वारा रात्रि को 4 बजे, कब, रात्रि या हम कह सकते हैं सुबह 4 बजे न्यूनतम तापमान ज्ञात किया जाता है। यानी न्यूनतम तापमापी के द्वारा रात्रि या सुबह 4 बजे न्यूनतम तापमान ज्ञात किया जाता है। दोपहर 2 बजे नहीं, न्यूनतम, हाँ DP के भी 4 AM पर, हाँ बिल्कुल 4 AM पर ज्ञात किया जाता है। यानी रात्रि के समय 4 AM पर तापमान ज्ञात किया जाता है। और अपन बात करें इस पर निशानों की, तो यहाँ तो माइनस के 35 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस था। अगर हम यहाँ पर बात करें तो माइनस के 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक अंक अंकित होते हैं। यानी हम न्यूनतम तापमापी की बात करें तो न्यूनतम तापमापी के द्वारा कम से कम माइनस 45 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा अधिक से अधिक 50 डिग्री सेल्सियस तापमान ज्ञात किया जा सकता है। इसकी अगर हम ट्यूब की बात करें तो इसकी ट्यूब में एल्कोहल भरा हुआ होता है। क्या भरा होता है, एल्कोहल। न्यूनतम तापमापी की ट्यूब में क्या भरा होता है, एल्कोहल भरा होता है। और अधिकतम तापमापी की ट्यूब में क्या भरा होता है, पारा भरा हुआ होता है। हाँ बिल्कुल, एल्कोहल भरा आता है। आगे बात करें, आगे आता है मृदा तापमापी। मृदा तापमापी, तो मृदा तापमापी के द्वारा क्या करते हैं हम, मृदा का तापमान ज्ञात करते हैं। आगे बात आती है थर्मोकपल। थर्मोकपल, और थर्मोकपल के द्वारा भी अपन क्या करते हैं, मृदा का तापमान ज्ञात करते हैं। आगे आता है इंफ्रारेड थर्मामीटर। इंफ्रारेड थर्मामीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर। अब इंफ्रारेड थर्मामीटर के द्वारा भी हम क्या करते हैं, पत्तियों का तापमान ज्ञात करते हैं। इंफ्रारेड थर्मामीटर का प्रयोग पत्तियों का तापमान ज्ञात करने में किया जाता है। थर्मोकपल का प्रयोग मृदा का तापमान ज्ञात करने में, मृदा तापमापी का प्रयोग मृदा का तापमान ज्ञात करने में किया जाता है। तो ये हो गया अपना पूरा तापमान का टॉपिक फिनिश। यहाँ तापमान की कुछ इकाइयाँ और आती हैं, तो इकाइयों की अपन बात करें तो वहाँ आती है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। उनसे ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, प्रश्न इसी मैटर में से आते हैं पूरे। तो ये सारा मैटर आपको करा दिया। मौसम और जलवायु का जो रिवीजन होना था वो मैंने इस क्लास में आपको करा दिया है। अब जो अगली क्लास आएगी कल की, उस अगली क्लास में शाम को 8 बजे तैयार रहना और वहाँ हम पोषक तत्वों का रिवीजन करेंगे। यानी जो पादप पोषक तत्व हैं, पादप पोषक तत्वों का रिवीजन हम उस क्लास में करेंगे। और जैसी भी एक क्लास आपको पसंद आई हो वो हमें कमेंट करके बता देना। और अब भी इस वीडियो को बिल्कुल शेयर करना, जितना हो सके उतना लोगों तक पहुँचा देना बिल्कुल। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो प्रश्न पूछ ले, 1-2 मिनट के लिए अपन यहीं हैं।
किसी को कोई डाउट हो, कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लो अभी। गुड नाइट सर, बिल्कुल गुड नाइट, जाके पढ़ाई करो। आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं और कल अपन 8 बजे से पोषक तत्वों की क्लास चालू करेंगे। क्लास कैसी लगी है ये ज़रूर बता के जाना। मज़ा आ गया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मज़ा तो आएगा ही, यहाँ से आगे और भी मज़ा आएगा, धीरे धीरे चलेंगे। तो ये पहली क्लास थी अभी। गुड नाइट भैया, डीपी के भी गुड नाइट। अंकुश चंडाला सर खाना बना ले, खाना बना लो, मैंने भी नहीं खाया खाना, तो मैं भी खाऊंगा अभी। हाँ बिल्कुल, -45 से 50 सही है, सौरभ सिसोदिया वो तो फिनिश हो चुका है, अब अपन जाने वाले हैं। गुड नाइट गुरुजी। विजय बघेल गुड नाइट भैया, बहुत अच्छी लगी है। धीरज तोमर हाँ बिल्कुल बहुत अच्छी थी, लेकिन आगे और भी अच्छी क्लासेस आएंगी, जैसे जैसे अपन यहाँ टाइम बताएंगे वैसे वैसे क्लासेस अच्छी होती जाएंगी। हरिंदर शर्मा नाइस क्लास सर, बिल्कुल हाँ। चलो अपन, हाँ विजय बघेल बहुत अच्छी लगी सर, हाँ बिल्कुल बहुत अच्छी। चलो अपन अब जाके जो भी आपका कार्य हो, पढ़ाई करनी है जिसको पढ़ाई करो, जिसको खाना बनाना है वो खाना बनाओ, लेकिन कल से 8 बजे तैयार रहना, खाना बना करके बिल्कुल फ्री। और अपन बंद करते हैं यहाँ पर ही। धर्मवीर नाइस क्लास, हाँ बिल्कुल अच्छी क्लास है। और आप सभी लोगों के लिए गुड नाइट और जय हिंद। आज की क्लास यहीं पर समाप्त है और कल के लिए तैयार रहना बिल्कुल 8 बजे से। चलो जय हिंद, बिल्कुल।